नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि लेखा जोखा समिति है पार्लियामेंट की, आज उसके सामने पेश होना था। और आपको याद होगा कि 24 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया था जब माधवी पुरी बुच को आज दिल्ली पहुंचकर उस कमेटी के सामने पेश होना था। उस कमेटी को सवाल जवाब करने थे कि ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जो आरोप उन पर लग रहे थे, उन सारी चीजों से जुड़े हुए आज सवाल माधवी पुरी बुच से पूछे जाने थे। लेकिन थोड़ी देर पहले की खबर आ रही है और इसकी पुष्टि खुद केसी वेणुगोपाल ने की है। और केसी वेणुगोपाल ने बताया, क्योंकि वो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता है, वो पीएसी के चेयरपर्सन है। जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है उसके नेता उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो केसी वेणुगोपाल ने ये बताया है और इसकी पुष्टि तमाम अखबारों ने भी कर दी है कि आज सुबह 9:30 बजे केसी वेणुगोपाल के पास एक कम्युनिकेशन आया है जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि कुछ निजी कारणों की वजह से वो दिल्ली नहीं आ सकती। और फिर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि क्योंकि एक महिला ने इस तरीके की रिक्वेस्ट की है, इसलिए हमने पीएसी की जो आज की बैठक थी उसको हमने पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि आगे टाल दिया है। लेकिन पीएसी की मीटिंग को पोस्टपोन करने के बाद जो बीजेपी के जो सदस्य हैं और बीजेपी के जो सांसद हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने केसी वेणुगोपाल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो एक तरफा और सुओ मोटो डिसीजंस ले रहे हैं। और तमाम पीएसी के जो लोग हैं, बीजेपी और उनके जो अलायंस पार्टनर्स उस पीएसी के मेंबर्स हैं, वो लोकसभा स्पीकर को अप्रोच करेंगे कि किस तरीके से वेणुगोपाल का जो एक तरफा कॉन्डक्ट है वो सही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना निजी कारण और अचानक से 9:30 बजे उनको ये बताना केसी वेणुगोपाल को कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ये क्या जाहिर करता है माधवी पुरी बुच के बारे में? क्या माधवी पुरी बुच केसी वेणुगोपाल और पूरी पीएसी को मूर्ख बना रही हैं, डॉज कर रही हैं, जो अंग्रेजी का एक शब्द है कि आप एक इल्यूजन क्रिएट करो कि भाई आपका ये एक पर्सनल एक्सक्यूज है और आप वहां ना पहुंच पाओ। लेकिन इस चीज के साथ मैं ये भी कहूंगी कि मैं भी एक महिला हूं, हो सकता है उनको एक कोई निजी कारण आ गया हो, लेकिन क्या उनको बताने का ये का जो समय था 9:30 बजे जब उनको आज पेश होना था, वो कुछ पहले भी बता सकती थी। कोई इमरजेंसी हो सकती है, उस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हो सकता है कि उनको कुछ आया हो, लेकिन इस चीज पर हम क्यों ना आज बात करें कि हो सकता है कि उन्होंने एक बहाना भी ढूंढा हो कि पीएससी के सामने किसी भी तरीके से ना पहुंचा जाए। और ये क्या ये वो कोशिश नहीं हो सकती है? आज हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और अरुण जी ने लगातार सेबी से रिलेटेड हमने कितने प्रोग्राम्स किए हैं और उनके साथ, तो अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से माधवी पुरी बुच आज उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि पर्सनल रीजंस हैं और वो नहीं पेश होंगी पीएससी के सामने, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये डॉजिंग एक्सरसाइज है या वाकई में उनके पास कोई बहुत ही संवेदनशील कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं पेश हो सकती हूँ? जी नहीं, हमें तो देखिए, अगर बोनाफाइड रीज़न होता, बीमार होती या और कुछ भी होता, तो वो इन्फॉर्म कर, वो पर्सनल रीज़न भी बताया जा सकता था कि बियॉन्ड माय कंट्रोल है। वैसे तो आप कोई भी चीज़ को पर्सनल रीज़न बोल सकते हैं कि ये हमारा पर्सनल रीज़न है, तो वो एक बहुत बड़ा एम्बिट है। तो वो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पिछले बार से ये लोग बहाना बना रहे हैं कि अडानी का डिस्क्लोजर शेयर होल्डिंग का नहीं किया, सेबी की कमेटी के जो अपॉइंटमेंट हुए वहाँ पर कैसे मिसलीड किया गया, कैसे स्टॉक ऑप्शन में मिसलीड किया गया। तो एक आदमी का वो होता है कि एक नेचर होता है कि वो जो है गलत काम नहीं करेगा, और अगर वो कभी इस तरह की बात करता है तो आप कहते हैं कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी कि जिसके कारण वो नहीं आ सकते हैं। कोर्ट में भी कभी कभी एक बात हो जाता है कि जज के यहाँ घर की ऐसी कि वो बेंच को डिसॉल्व करना पड़ता है, जबकि इतने लोग उस दिन तैयारी करके आते हैं। बट ऐसे बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं। यहाँ पे इनको पहले से मालूम था, बीजेपी ऑब्जेक्ट कर रही थी, ओम बिरला ने अभी तक वो चिट्ठी नहीं बनाई या उनको मौका नहीं मिला कि क्या बहाना करके हम इसको डिसबैंड करें। तो ये ज़्यादा लगता है कि शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर टाइम, और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती है कि आप पार्लियामेंट को स्टॉल करते हैं तो इतने लाखों पैसे और ये सब बर्बाद होते हैं। उसी तरह जो पार्लियामेंट इट इज़, अगर आप मान ले कोई गलत बहाना बना के अगर आप नहीं आते हैं तो इट वर्चुअली अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, कि आप जो है गलत बोल के अगर आए। अगर जेन्युइन है तो यू शुड लेट देम नो।
अगर आप बीमार हैं, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, इस तरह की इमरजेंसियाज आती है कि यू कांट दिस थिंग, तो वो समझा जा सकता है। तो जब आप ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में हैं और तब आप ये बात कह के लास्ट मोमेंट पे अगर नहीं आते हैं, तो आपको हमारे जैसे लोग और भी जो लोग हैं, गिवन योर ट्रैक रिकॉर्ड, हम जो है बहुत ज़्यादा अलाउंस देने को नहीं तैयार है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक एब्सेंस एंड नॉट probably most 90% it is a strategic absence and not a genuine excuse, जो हमें लगता है। नहीं, लेकिन अरुण जी सवाल ये है कि जब भी पीएससी की अब अगली बैठक होगी, क्या गारंटी है कि फिर वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ना बना के और फिर वो आएंगी ही नहीं, पीएससी के सामने वो बहाना करेंगी और इस तरीके से वो पीएससी का सामना नहीं कर पाएंगी। और ऑलरेडी एक कुछ इंडिया टुडे में कुछ खबर थी कि कोई सरकार की एक जांच है जिन्होंने उनको ऑलरेडी आरोप मुक्त कर दिया है और कहा है कि भाई वो अपना पूरा टर्म जो उनका है फरवरी 2025 तक वो पूरा करेंगी और वो आरोप मुक्त है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है। देखिए नीलू जी, मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि ये आरोप मुक्त हैं और इनके ऊपर कुछ भी ये नहीं है, तो इनका जो टर्म है, इनकी इतनी उम्र है कि ये ऑलमोस्ट 2030 तक ये चेयरमैन बनी रहती। और अगर आप यूके सिन्हा और त्यागी का आप टेन्योर देखें, तो दोनों को एक्सटेंशन दिया गया टिल दे रीच देयर मैक्सिमम एज, और इनको तो बहुत कम उम्र में बनाया गया था कि खूब लंबा टर्म हो, मेंबर भी रहें, चेयरमैन भी रहें। तो और ये अडानी को प्रोटेक्शन देते रहे। ये केवल इंडियन स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर हैं जो कि इस तरह का अडानी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नहीं तो हमारी पूरी दुनिया में जो है खिल्ली उड़ रही है। जब से वो जिनीवा में स्विस कोर्ट का, हाई कोर्ट का जब वो ऑर्डर आया और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जो पैसा इनका जो यहाँ हमारे यहाँ जमा है, जिसको कि इन्होंने जब्त किया हुआ है, माने नहीं अलाउ कर रहे हैं, उसके अंदर में ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, नंबर एक। और नंबर दो, ये सेबी के ये 25% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग के रखने का उल्लंघन है। ये दोनों चीज हम नहीं कह रहे हैं, हमारे हित को बचाने के लिए स्विस बैंक कह रहा है। अब आप ये बताइए कि इनको सेबी में फ्री पास, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा ने बहुत बड़ा इनको हजारों करोड़ रुपए का फायदा करा, जिसके बारे में दुष्यंत दवे जो कि बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुले में उन्होंने कहा, नाम लेके कहा कि ये इन्होंने जो है जबरदस्ती अपने यहाँ केस को अलॉट करके उनका फायदा कराया। तो अगर वो बात तो वो है कि जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड। अगर अच्छा हुआ कि उन्होंने पट्टी खोल दी, क्योंकि जस्टिस तो देख के करती है, अच्छा ये अडानी का मामला है तो इसको ऐसे डिसाइड करो, उमर खालिद का है तो इसको ऐसे डिसाइड करो। तो जब आप वो क्या नाम है अनुराग गोस्वामी का मामला है तो इसको तुरंत जो है प्रोटेक्शन दो। तो ये जो हो रहा है और इनको मालूम है, इसमें किसी भी सोचने वाले व्यक्ति को इस बारे में डाउट नहीं है कि अडानी के शेयर्स मैनिपुलेटेड इसलिए हैं क्योंकि बाहर से 17 से लेके 18% तक निवेश जो है उनके भाई विनोद अडानी के नाम पे हवाला के पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से हुए हैं। तभी तो आपने देखा वो कल ही परसों एक और सीमेंट कंपनी उठा ली, तो ऐसा ही खरीद लिया। उनके लिए ये सब बहुत छोटी बातें हैं। तो इसमें जो है सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है। रविशंकर तो वही बात बोलेंगे जो कि वहां बोलेंगे, उनको तो पहले बतावे ना मिनिस्ट्री से क्यों निकाला गया, कौन सा ऐसा गबन कर रहे थे, इतने कॉम्पिटेंट आदमी थे। और जबकि कॉम्पिटेंट आदमियों की कमी है भाजपा की सरकार में, वाई इज इट कि उसको दोबारा नहीं बनाया गया? उसके जो कारण है लोग जानते हैं। पहले अपने को देख के अपना क्लियरेंस दें, जो बिन बुलाए जो है हर बार क्लीन चिट और हर बार जो है आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं, ये एकदम नहीं है। सेबी का मैं बताऊं बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए ये उनको मीटिंग में आना चाहिए, क्योंकि सेबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में ये कहा गया कि
आप इन्वेस्टर का हित प्रोटेक्ट करेंगे, यू विल प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, यू विल नॉट प्रोटेक्ट द कॉर्पोरेट वो मैनेजमेंट जो ये कर रहे हैं। ये नहीं कहा गया कि आप अडानी को बचाओ। अब आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में मान लिया कि आप सीएजी नहीं ऑडिट करती है, आपके एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर में आपको एक मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसको कि लोग अब उठाना चालू किए हैं, जिसको हमने 10 साल पहले कोर्ट में उठाया था। वो ये है कि करीब 3 करोड़, 3 से ज्यादा, 3 से 5 करोड़ लोग सहारा में, चूंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में उनको अकाउंट खोलने नहीं दिया जाता था, केवाईसी वगैरह बड़े स्टिफ थे, तो जो गरीब तबके के लोग थे जो कि घर में जो है काम करते थे, डोमेस्टिक हेल्प के तरीके से लेबरर थे, उन लोगों का करीब आप समझिए 15,000 करोड़ रुपया जो है सहारा में जमा था। ये हुआ कि ये उनको रिफंड होगा, वो इंटरेस्ट लगा के सेबी के पास आज करीब 25,000 करोड़ रुपया जमा है, और उसमें इन्होंने केवल 150 करोड़ रुपया जो गरीब लोगों का है उनका वापस किया है। और इस चीज आपको क्या अरुण जी, ये तो बात सही है आप जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल माधुरी बुच का है कि माधवीपुरी बुच क्या वाकई में पीएसी के सामने आएंगी, या फिर उनको केंद्र सरकार ने या मोदी और शाह साहब ने या अदानी ने कह दिया है कि भाई तुमको जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा कोई एक पर्सनल रीजन लगा दो और लेकिन जाना मत वहां पे। हाँ, तो ये वही बात है जो आप कह रहे हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि अमेरिका की तरह जो ओपन हियरिंग नहीं होती है, अगर ओपन हियरिंग होती तो और इनकी वो होती। इनको मालूम है कि मेरी किस्मत, इन्हीं लोगों ने हमें लाया और यही लोग बचावेंगे क्योंकि मैंने इनका एजेंडा किया। और अगर हम नहीं जाएंगे तो ऐसे भी उनकी मेजॉरिटी है हाउस में भी, और पार्लियामेंट्री कमेटी में जो प्रोरेटा के हिसाब से होता है अगर लगा लें तो वहां भी मेजॉरिटी है। तो ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, इसलिए ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। और जब तक बीजेपी उनको ग्रीन सिग्नल नहीं देगी वो तब तक वो जाएंगी नहीं, और बीजेपी पूरा प्रोटेक्ट करेगी। ये भूल जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से माधवीपुरी बुच को ये हरी झंडी मिली है कि आप पीएसी के सामने ना जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तोते की वो जो है वो अडानी में फंसी है और दे मीट, उनका कन्वर्जेंस। देखिए तीनों पॉइंट है, अडानी, बीजेपी, माधुरी बुच, तीनों का इंटरसेक्शन से भी वहां पे हो रहा है। तो वो पीएसी कमिटी, मतलब मैं खुद ही हैरान था जब कल मैंने देखा कि वो जो है वहां पर अपीयर होंगी। तो हमने सोचा कि भाई बहुत अहम सवाल है, उनसे पूछ लिए जाए, नहीं होंगी। और ये और लोगों को भी दिखाएगा कि देखिए मैं कितनी पावरफुल हूं, कि मैं जो भी कर लूं मुझको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मतलब अब एक और बात देखिए कि इनका टर्म शायद जनवरी में खत्म हो रहा है और अपॉइंटमेंट फरवरी में खत्म हो रहा है। वी आर इनटू नवंबर। तो जो अपॉइंटमेंट का अगर एक्सटेंशन मिलना होता तो एक्सटेंशन की फाइल तो लास्ट मोमेंट पर भी मूव हो सकती है 15 दिन पहले, लेकिन अगर नया अपॉइंटमेंट होना है तो 2-3 महीने उसमें लगते हैं, क्योंकि लोगों को अप्लाई करना होता है, उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक शॉर्टलिस्ट होती है, वो शॉर्टलिस्ट जो है वो जाती है, उसमें से आदमी चुना जाता है। एज फार एज वी नो कि वो प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, जबकि ये 2030 तक जो है चेयरमैन रह सकती थी, तो वो इनिशिएट हो चुका है। तो वहां अब इनको भी है कि भाई हमें 3 महीने के लिए मैं क्यों जाऊं, फरवरी तक हम इसको स्टॉल कर लें, बीच में अब छुट्टियां आ जाएंगी, वो विंटर सेशन आ जाएगा, ये सब कर करा के जो है ये निकाल देंगे, ये अपीयर, शी इज टू वनरेबल। और पीएसी में वहां पर पार्लियामेंटेरियन में आपको वो सब सवाल के न केवल जवाब देने होते हैं, आपको कागज भी रखने पड़ते हैं। अगर यही पूछ दिया जाए कि 2014 में जब हवाला का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से स्टॉक मार्केट में लग रहा था, जिसका कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने आपको सीडी के साथ चिट्ठी दी गई थी, तो उसका क्या जवाब हुआ, क्या किया आपने? ऑब्वियसली उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया। लेकिन कोई आके ये बात बताए ना कि कूड़ेदान में फेंका गया, आप चुप हैं। अरुण जी एक बात और भी है कि जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि भाई जितने भी एलाइज के, जो बीजेपी के जो एलाइज हैं और वो सांसद है,
वो लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे और कहेंगे केसी वेणुगोपाल का बहुत ही जो कॉन्डक्ट है वो खराब है, उनका आचरण, और सुओ मोटो डिसीजंस ले रहे हैं, और ये सब बातें कि भाई देखिए सीएजी ने तो पहले कोई संज्ञान लिया नहीं, डायरेक्ट पीएसी कैसे बुला सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की बात उन्होंने एक चिट्ठी में भी करी थी, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि लोकसभा स्पीकर माने नहीं है। लेकिन आज रविशंकर प्रसाद का ये कहना, जब ये पीएसी की मीटिंग आज पोस्टपोन हो गई है, उसके बाद कहना कि नहीं हम स्पीकर के पास जाएंगे और सारे अलाइज जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या आप लोकसभा स्पीकर कुछ ना कुछ संज्ञान इसमें ले सकते हैं? नहीं, ले तो उनको लेना तो चाहिए नहीं, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पीएसी, वो हुई है। आज तक इन्होंने जो है डिप्टी स्पीकर तो बनाया नहीं जो इनको बनाना चाहिए था। तो ये तो है कि भाई हम जो है अपनी मनमानी करेंगे, दो हम माइनॉरिटी में आ गए लेकिन मेरे अलाइज हैं जिसके कारण हम ये मनमानी कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि 100-200 करोड़ रुपए जो है ये चंद्रबाबू नायडू के भी पार्टी को दे देंगे, और इनके लिए तो कुछ है नहीं, 200-400 करोड़ नीतीश के यहाँ तो इलेक्शन है ही, उनको भी पहुंचा देंगे, है ना, तो हो गया, कोई कुछ नहीं मांगेगा और इनकी मेजॉरिटी है। लेकिन अब स्पीकर भी रियलाइज कर रहे हैं कि क्या कारण है कि पीएसी के चेयरमैन को ऑपोजिशन का वो बनता है उसका चेयरमैन। आज से तो नहीं बन रहा है, एक प्रथा चली आ रही है, वो इसलिए चली आ रही है कि ओनली द ऑपोजिशन कैन मेक द वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वही केवल खुलासा करेगा। अगर उन्हीं का आदमी है तो रविशंकर प्रसाद ही बन जाए ना चेयरमैन, ओम बिरला इतने पार अपना अमेंड कर दें और कह दें कि रविशंकर प्रसाद जो है चेयरमैन बन गए इसके। अरे वो चेयरमैन है, ही इज गोइंग टू डिसाइड क्या पब्लिक इंटरेस्ट है। आप 10 साल से, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप 10 साल से कुर्सी में बैठे हैं, 25,000 करोड़ गरीबों का आपके पास पैसा जमा है, केवल 150 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये सब लगे हुए हैं कि कैसे इस पैसे को खा जाए। तो क्या ये एक गंभीर बात नहीं है? क्या ये 3 करोड़ लोगों का, जो गरीब लोगों का, छोड़िए जो शेयर बाजार में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं उनका आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ हो गया अरुण जी कि अगर माधवीपुरी बुच को केंद्र सरकार या फिर मोदी और शाह या अदानी ये कह रहे हैं कि भाई पीएससी के सामने नहीं जाना है, तो प्रधानमंत्री मोदी, शाह साहब, उसके अलावा अदानी ये कह रहे हैं कि आप जाइए और संसद की अवहेलना करिए, आप संसद का डिसरिस्पेक्ट करिए, क्योंकि पीएससी अगर आपको बुला रही है, आप पीएससी के सामने जाने से इनकार कर रहे हैं, कारण जो भी हो, तो ये तो एक ओपन डिसरिस्पेक्ट है पार्लियामेंट की। डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये कंटेम्प्ट है एक तरह से। इसीलिए उन्होंने कहा कि महिला है तो एक, अभी आप वो करेंगे तो लोग वही कहेंगे कि भाई ठीक है, हाँ वो बट ये महिला है, लेकिन जितने भी पुरुष सेबी के चेयरमैन हुए, कितने भी खराब या अच्छे हुए, वो हम नहीं जाते। किसी पर इस तरह का आचरण के ऊपर, उनके बैकग्राउंड के ऊपर, उनके इंटीग्रिटी के ऊपर इस तरह का जो है, एक्सेप्ट यूके सिन्हा जब बने थे उसी समय से लिंडो, रिबेरो, इन जैसे लोगों ने याचिका डाली थी कि ही इज नॉट फिट टू बी दी चेयरमैन, हिज बैकग्राउंड इज सच, जो कि सही थी। उनको छोड़ के आज तक पर्सनल इंटीग्रिटी पर किसी भी सेबी चेयरमैन के ऊपर जो है इस तरह का इल्जाम नहीं लगा, इनएफिशिएंसी का भले लगा। बिल्कुल, लेकिन अरुण जी अब हम क्या माने कि क्या इसी तरीके से पीएससी की मीटिंग्स बुलाई जाएंगी और कोई ना कोई कारण देकर माधवीपुरी बुच कभी भी पीएससी के सामने तो नहीं आएंगी? हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि दिस इज द डेयरिंग ऑफ अ करप्ट पर्सन। जो आज करप्ट होता है उसके पास इतने कॉन्टैक्ट और पैसे होते हैं कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझता है। हमारे कर्नाटक में एक नॉट क्लरिकल, मतलब इंटरमीडिएट रैंक का ये आदमी, ऑफिसर, उसने जो है जस्टिस संतोष हेगड़े के ऊपर कंटेम्प्ट का वो केस कर दिया। अब आप सोचिए कि लोक आयुक्ता कहाँ और कहाँ उसका स्टेटस, वो भ्रष्ट आदमी, लेकिन उसके पास इतना पैसा है 2 नंबर का कि वो कहता है अच्छा मेरा तुम जो भी कर लो। हम एक ईमानदार आदमी को सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस कर दिया उनके ऊपर, जहाँ के वो जज रहे हुए हैं। तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं, इनकी हिम्मत, इनके पैसे और इनके एरोगेंस, यू कैनॉट कंपेयर। वही एरोगेंस आप देखते हैं एक थाना के दरोगा में, वही आप एक और एरोगेंस देखते हैं इंस्पेक्टर में, कि वो कहता है कि ठीक है हम गोली मार देते हैं, इनकाउंटर करते हैं, तो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब की बार 56 और ये क्या क्या जो मूवी बनती हैं
वो कैसे बनती हैं? बिकॉज दे आर पेड सो वेल कि उनके जनरेशन्स उसमें राज करते हैं, एंड दे नो हाउ टू मिस यूज देयर पावर। ये कुछ नहीं है। अगर ये कहती हैं कि एक सेंटेंस जोड़ देती कि भाई प्लीज कंडोन माई एट द वेरी नेक्स्ट कन्वीनियंटली बिटवीन दिस एंड दिस, आप जब भी बोलेंगे हम अपीयर होंगे, ये बात तो उन्होंने नहीं कही। नहीं, लेकिन अरुण जी, अब तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट आपको इसमें इस पूरे मामले में दखलंदाजी करेगा नहीं। प्रधानमंत्री अमित शाह और अदानी का उनको पूरा सपोर्ट है। पार्लियामेंट की पीएसी चाहे जितनी भी बार बुलाए वो नहीं आएंगी। भले ही स्विट्जरलैंड के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपको कल्पेबल मान रहे हैं, आपको गलत मान रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं नीलू जी, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, आई एम सॉरी, जिनीवा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिनीवा की क्रिमिनल कोर्ट ने उनको कल्पेबल ठहराया है। लेकिन हाई कोर्ट अपील में ठहराया, वो अपील करे थे उसमें ठहराया, और इनको 1 महीना था, उसके बाद ये अपील भी नहीं किए सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ऑडेसिटी जैसा जो शब्द है, कि इतने गट्स माधवीपुरी बुच के तो तभी आ सकते हैं ना जब उनको लग रहा है कि मुझे हर तरफ से बचाया जाएगा। इसी वजह से वो इतने धड़ल्ले से सारे रूल्स को फ्लाउट कर रही हैं। कोई संसदीय गरिमा, कुछ किसी चीज का उनको फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, देखिए, अगर उनका मान ले पर्सनल रीजन नहीं कहा, अगर मान ले बहुत जेन्युइन है, प्रेसिंग है, तब तो ये बात नहीं लगती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो इट इज द ऑडेसिटी ऑफ अ करप्ट पर्सन जिसको कि गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, दोनों ही है ना, कि मेरा भाई मैं बैठा हूं, मैं जो कर लूं, कलेक्टर हूं, बाद में हमें देखेंगे, तो वो इनकी ऑडेसिटी है। आप हर जगह देखते हैं, आप एक जज को मालूम है कि हमने ये ऑर्डर या जजमेंट राहुल गांधी के खिलाफ दिया, ये अपील में जाएगा, ये अपील में रिवर्स होगा, तो वो फिर से कोशिश करता है अपील में कि हम ऐसा लिखें कि वो ना हो। तो वो तो दे पुश द एनवलप, और वो कहते हैं जाइए अपील में, हमने तो वो कर दिया अपना बोनाफाइड। लेकिन जनता तो ये जज करती है ना कि आपने आदमी को पट्टी, न्याय अंधा नहीं है अब इस देश में, न्यायाधीशों की पट्टी खुल गई है। अभी तक जो हम एक बात ये कहेंगे कि लोग कितना भी प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो चंद्रचूड़ साहब ने किया वो एकदम सही किया कि हमारी पट्टी खुल गई, हम देख के जजमेंट करते हैं। तो वो जो स्टैच्यू जो आज दिखा रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है, वो आज रियलिटी है, तो उसमें क्या लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन होनी चाहिए? सब कहें कि जस्टिस इज नो मोर ब्लाइंड, it discriminates, it looks at who is the litigant before the judges and then it decides the matter. What is the nature of the litigant, of the litigation? How is it going to affect the politics of this country? चलिए, अब देखना होगा कि जी नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण तो है। और आज किस तरीके से एक संसदीय कमेटी को भी डिसरिस्पेक्ट किया माधवीपुरी बुच ने। और ठीक कहा अरुण जी ने कि उनको पता है कि उनको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसलिए उनको ना पीएसी के सामने जाने की जरूरत है, ना किसी तरीके का कोई जवाब देने की जरूरत है। उनको पूरी इम्यूनिटी है, वो कुछ भी गलत काम कर लें और वो बचकर निकल सकती हैं। एक बात मैं और अंत में कहूंगा कि देखिए, सेबी के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ये इसमें न रहे कि वो रेगुलेटरी पावर के कारण उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। अपने सारे एग्जीक्यूटिव पावर ये सरेंडर कर दें। अगर एग्जीक्यूटिव पावर है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस एग्जीक्यूटिव पावर से देश का और इन्वेस्टर का हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो रविशंकर एंड ऑल, दे आर नथिंग एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ दिस नेशन। वो लोग इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं तो जो है, एक ये कर दें कि सेबी का कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। तो अगर आप रेगुलेटरी पावर के पीछे एक शरण ले रहे हैं कि हम जो है नहीं निकलेंगे और हम पूरा भ्रष्टाचार करेंगे, हम नॉन ट्रांसपेरेंट मामले में फंक्शन करेंगे, तो उसका तो एक ही उपाय है ना। अगर कोर्ट भी नहीं एक्ट कर रही है कि पीएससी उनको बुलाए और पूछे, कम से कम ये जनता को तो बताए कि क्या हो रहा है। तो ये बात मैं कहना, उनके रविशंकर के जवाब में कहना चाहूंगा। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।